लोकसभा अध्यक्ष और कानून मंत्री ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और माननीय राज्य मंत्री फॉर कानून और न्याय अर्जुन राम मेघवाल ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय JGU सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नवीन जिंदल, JGU के संस्थापक चांसलर और लोकसभा सांसद और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी उपस्थिति दर्ज की। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में भारत का पहला संविधान संग्रहालय एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भविष्य पीढ़ियों को हमारे संविधान से परिचित कराएगा, इसके इतिहास, प्रारंभ और इसे बनाने में लगे विशाल प्रयासों को उजागर करेगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिससे हमारे संविधान को आकार देने वाले दूरदर्शी विचारों को रेखांकित किया गया था। उन्होंने हमें उन व्यक्तियों के योगदान को याद करने और सम्मानित करने का आह्वान किया, जिन्होंने इस मौलिक दस्तावेज को बनाने में कठिन परिश्रम किया। हमारा संविधान भारत और दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। हमारा संविधान समानता के सिद्धांतों को सभी के लिए समर्पित करता है। ये केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है। एक विषय मैंने अभी यहाँ सीखा, उसको मैं कोशिश करूंगा बताने की। बाद में राजकुमार जी के साथ हमने सीखा एक विषय, लेकिन एक विषय हमेशा चलता है संविधान में कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने इक्वलिटी को पहले क्यों लिया? जब हम आर्टिकल 14 से 18 तक जाएंगे तो हम पाएंगे कि पहले इक्वलिटी है और उसके बाद लिबर्टी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत डिबेट हुई थी वहां। तो कहा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई 1789 में, वहां का उस समय के थिंकर थे रूसो, उसने एक स्लोगन दिया था और उसके बाद वहां एक क्रांति हुई, जार का शासन गया, डेमोक्रेटिक सेटअप आया। तो वहां एक नारा था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा ये उनका नारा हो सकता है 1789 का, लेकिन हमारा ये नारा तो बहुत पुराने जमाने से है। हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमने डेमोक्रेटिक सेटअप के जो प्रिंसिपल है वो हमें दुनिया को दिए हैं। तो ये हमारे लिए इक्वलिटी मोर इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा इक्वलिटी पहले लेना चाहिए क्या? इक्वलिटी पहले लेना चाहिए उन्होंने कहा। और उनका बहुत फेमस कोट है कि अगर हमारे समाज में समानता रहेगी तभी ही स्वतंत्रता जिंदा रहेगी। ये उनका बहुत फेमस कोट है। तो ये एक विषय वहां संविधान डिबेट का। यहाँ एक विषय जो मैंने राजकुमार साहब के साथ सीखा कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको जब चर्चा करते हैं फ्रेटर्निटी का, तो इसमें एक उदाहरण आता है, डिबेट में भी आता है, कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत बड़े विद्वान थे बंगाल के, वो सुबह सुबह पार्क में घूमने गए। तो पार्क में घूमने के बाद देखा कि एक आदमी बीमार है और वो कोई हाथ नहीं गया था। वो आर्टिकल 370 आर्टिकल को बाबा साहब ने वायलेट नहीं किया। और वो जब ओम बिरला साहब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस समय हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, जो 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया, वो लोकसभा का सीन भी शानदार था, वो राज्यसभा का सीन भी शानदार था। और बिरला साहब को भी मैं बधाई देता हूं कि ऐसा आर्टिकल जिसको बाबा साहब भी पसंद नहीं कर रहे थे, उसको हटाने का काम इस सरकार ने किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जब हटा तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज इस प्रोग्राम में ओम बिरला साहब हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। मैं एक नवीन जिंदल साहब का जिक्र श्री राजकुमार साहब ने किया है, लेकिन मैं झंडे को लेकर के इसलिए करना चाहता हूं कि मैं 2009 से 14 के बीच में MP था, तो मेरे पास सबसे पहले झंडा भेजा इन्होंने। तो नेशनल फ्लैग को ये प्रमोट करते थे
ये लड़ाई भी लड़ रहे थे उस समय। गौरी जी भी आई हुई ना, एडवोकेट गौरी जी भी बैठी हो गई हैं, हाँ ये बैठे हैं। ये लड़ाई भी लड़ रहे थे इसकी कि भाई झंडा हम क्यों नहीं फहरा सकते, और इस लड़ाई में ये जीते और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया कि झंडा फहरा सकते हो, ठीक है, एक हाइट कर दी थी, इस हाइट को आप कर सकते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने झंडा जो फहराने की जो नियम है उसमें संशोधन करके कह दिया कोई भी आदमी अपने घर पे कभी भी झंडा फहरा सकता है, कोई मनाही नहीं है। रात को उतारना पड़ेगा, वो भी जरूरी नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया। सब चीजें ठीक कर दी उन्होंने, लेकिन वो प्रॉपरली फहरे, डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन ये लड़ाई किसने लड़ी? नवीन जिंदल साहब ने। इसलिए इनको भी जोरदार ताली बजा करके इनका धन्यवाद वो करना चाहिए। मैं मेरी बात को समाप्त करने से पहले, संविधान जब बना तो जो हम 75 साल अब मना रहे हैं, 26 जनवरी को अडॉप्ट हुआ, लेकिन 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन 25 नवंबर 1949 को एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब लास्ट लोगों ने कहा संविधान बनाने में किस किस ने योगदान दिया। तो मैं एक कोट श्री टी कृष्णाचारी का जो मैं कोट करना चाहता हूं, जो संविधान सभा में उन्होंने दिया, और वो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को लेकर के है। उन्होंने कहा कि द हाउस इज परहैप्स अवेयर दैट ऑफ द 7 members nominated by you, one had resigned from the house and was replaced. Okay, one had died and was not replaced. One was away in America and his place was not filled up, and another person was engaged in state affairs and there was a void to that extent. One or two people were away from Delhi and perhaps reasons of health did not permit them to attend, so it happened ultimately that the burden of drafting these constitutions fell upon Dr. Ambedkar, and I have no doubt that we are grateful to him for having achieved this task in a manner which he is undoubtedly commendable. Unquote. कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब का था। और आज आपने जो एक संविधान का गार्डन बनाया है और जो आपने म्यूजियम बनाया है, उसमें बाबा साहब की महती भूमिका को आपने दर्शाया है। इसलिए मैं नवीन जिंदल साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। दूसरा, मैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि साहब ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने का भी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट भी यहाँ डिजिटल रूप में देखी जा सकती है। तो अगर पार्लियामेंट की कोई कमेटी जो संविधान को लेकर के कोई काम कर रही है, वो या कुछ मेंबर्स यहाँ आकर के देखेंगे और आप अगर निर्देश कर देंगे थोड़ा पीठ से, तो मुझे लगता है कि जो 75 साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के, उसमें शानदार काम जो नवीन जिंदल साहब ने किया है, उनकी यूनिवर्सिटी ने किया है, उसकी सार्थकता भी सिद्ध होगी जब ज्यादा से ज्यादा एमपी यहाँ आकर के देखेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब देश के अंदर निजी विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार भारत के संविधान संग्रहालय की ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, मेरे मित्र, लोकसभा में सांसद श्री नवीन जिंदल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संविधान निर्माण, उसकी प्रक्रिया, उसकी चर्चा, किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर
संविधान निर्माण के अंदर पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर अनुच्छेद पर, अनुसूची पर व्यापक चर्चा हुई, डिबेट हुई और किस तरीके से हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज दुनिया का मार्गदर्शक है। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय ने निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी भी और भावी पीढ़ी को हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे लोकतंत्र के मूल्य हैं, उनको प्रेरणा देगी। आज मुझे खुशी है इस कार्यक्रम के अंदर भारत सरकार के विधि, न्याय, संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी लॉ का अनुभव भी है, सरकारी सेवा का अनुभव भी है और एक लंबा संसदीय अनुभव है, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे वाइस चांसलर राजकुमार जी, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के 3 दिन बाद 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर, देश के हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान में एक नई शुरुआत की है। ये शुरुआत की भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में, और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये संविधान एडॉप्ट हुआ था, उनकी विरासत को भी याद करें, उनके विचारों को याद करें और उस समय उन्होंने जो देश को योगदान दिया उसको याद करें। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं और दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र को माना है और अधिकतर दुनिया के देश धीरे धीरे अपने यहां लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी उनका प्रयास रहता है कि उन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं को अपनाएं। और हम सबको गर्व है कि हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हमारी विरासत ही लोकतंत्र की है। हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली, कार्य प्रणाली हमेशा लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गुजरी है। और इसीलिए दुनिया ने देखा कि इतनी विविधताएं होने के बाद, विविधताएं धर्म की, भाषा की, बोली की, खान पान की, भौगोलिक स्थितियों की, उन सारी विविधताओं को अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो लोकतंत्र ने किया। और हमें गर्व है इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमने देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक के साथ दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का संदेश देने का काम किया। और आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के अंदर हमारी इसी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया के अंदर जब
इतने विवाद विसंगतियां हैं, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी के विचार, उनके संदेश, जिस समय दुनिया के अंदर अधिकतम देश कॉलोनाइजर थे, उस समय उन्होंने एक अहिंसा की दिशा दी जो दुनिया के लिए संदेश बना। और मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी धरती पर पैदा हुआ जहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचार आज भी दुनिया मानती है। और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार सिद्धांत तो चलते हैं, लेकिन उनके विचार सिद्धांतों की प्रेरणा के लिए अधिकतम देशों में उनकी मूर्ति लगी हुई है। मुझे गर्व होता है जब भी मैं जाता हूं किसी देश में कि भारत में ऐसे युग पुरुष पैदा हुए जिन्होंने उस समय दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया। और मैं गर्व होता है कि इस धरती पर बाबा साहब अंबेडकर हुए जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया और दुनिया को संविधान को अंगीकार करने की एक दिशा दी। सही कह रहे थे कि आज की उस समय की आवश्यकता क्या थी? उस समय की आवश्यकता थी समानता। और सारे संविधान के अंदर सबको समान अधिकार, मतदान से लेकर धर्म की अभिव्यक्ति से लेकर तमाम जो संविधान का मूल ढांचा है, उसकी अगर नींव कहे तो समानता थी, बंधुता थी। और यही कारण है आज हम इस दिशा की ओर चले। समानता, बंधुता का संदेश दुनिया के अंदर हमने पहुंचाया। और हमारा संविधान केवल कानूनी ढांचा नहीं है, हमारे संविधान का एक सामाजिक, एक ऐसा दस्तावेज है जिस सामाजिक दस्तावेज से हमने समाज जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन किए। और इसीलिए हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मार्गदर्शन भी बना। और आज हमें खुशी है कि हमने समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने के लिए सरकारों को अगर मार्गदर्शन भूमिका निभाई तो हमारे संविधान में निभाई। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी में संविधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो रहा है। हमारे न्यायमूर्ति, अधिवक्ता और इसके अलग अलग एक्सपर्ट विचार व्यक्त करेंगे। भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन, भारत चिंतन को देश और दुनिया में बताएंगे। क्योंकि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा देश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। वो भारतीय चिंतन को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय दर्शन को, भारतीय स्वरूप को इस संविधान के अंदर देखेंगे। और मुझे आशा है कि हम इसी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए भारत के संविधान में जो हमें आत्मविश्वास दिया है, सामूहिकता का, अखंडता का, एकता का, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रेरक है, हमारे कर्तव्यों दायित्वों का, अब समय आ गया है कि हम सामूहिकता के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर हर समाज के व्यक्ति का इस भारत के नव निर्माण में योगदान हो, सामूहिक योगदान हो, संपूर्ण सामर्थ्य से योगदान हो, सब मिलकर योगदान हो। क्योंकि दुनिया के अंदर हमारा देश ऐसा है जिसने आपदा विपत्तियों के समय सामूहिकता के साथ मिलकर हमने हर आपदा चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य दुनिया में किसी देश में है तो भारत में है। और ये हमें संविधान के मार्गदर्शन से मिलता है। मुझे आशा है आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए जहां भी
हम हैं अपने दायित्व कर्तव्यों को ठीक से निभाते हुए नव निर्माण भारत के और विकसित भारत के निर्माण में हम हमारा सहयोग करेंगे। और मुझे आशा है जिस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से हमारे सपने पूरे होंगे और हमारे सपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा संविधान हमेशा हमारा मार्गदर्शन देता रहेगा। आप सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।